हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर हम फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखते ही होंगे। आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं सभी एग्ज़ाम में, तो करके जाइएगा। तो सबसे पहले देखें, पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कब उठी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। इसे पॉपुलरली स्वराज बिल 1895 के नाम से जानते हैं। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द emergence of Indian nationalism and increasingly vocal demand by Indians for self government। स्वराज बिल लेकर आया गया था 1895 में, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल कहते हैं। इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स संविधान में मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या है ना, मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स है। सबसे पहले दुनिया में जब फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, राइट्स की बात हुई थी, तो मैग्ना कार्टा ही लेकर आया गया था, द बिल ऑफ राइट्स। और हमारे यहाँ द बिल ऑफ राइट्स क्या है, पार्ट 3 है, तो इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में क्या बोला गया है, अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पार्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की स्टेटमेंट है। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास। राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में उसको हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अभी वो हमारे पास एक लीगल राइट है, एक कॉमन राइट है। तो अभी 6 मौलिक अधिकार हमारे पास मौजूद हैं। ये वही चीज़ लिखी हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. The Bill of Rights of the US inspired the fundamental rights in the Indian Constitution. Bill of Rights को ही मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, US में ही लाया गया था, इसीलिए पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखें क्या क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं इन्हें, मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं इन्हें, सिर्फ अधिकार क्यों नहीं बोलते, या सामान्य अधिकार नहीं बोलते, या फिर कुछ और क्यों नहीं इसका नाम है, फंडामेंटल राइट क्यों है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे देश के संविधान के द्वारा ये गारंटी दिए गए हैं, ये अधिकार, इन अधिकारों की गारंटी दी गई है और प्रोटेक्ट किया गया है इनको, इसीलिए ये मौलिक अधिकार हैं हमारे। फिर देखिए नेक्स्ट फीचर क्या है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ ऐसे हैं जो केवल सिटीजन के लिए हैं, और ये मैंने आपको बताया भी है पहले, 15, 16, 19, 29, 30, ये याद कर लीजिए। 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, और बाकी इनके अलावा जो बाकी सारे हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं, और लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज उनके लिए भी हैं। लेकिन ये 5 अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 केवल सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट परमानेंट। देखिए ये पार्शियली करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स परमानेंट हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स मिले हैं वो इस तरह से परमानेंट नहीं है कि पार्लियामेंट उनको हटा सकती है, चेंज कर सकती है, बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन मौलिक अधिकार पूरे नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की बात कही गई है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स मूल ढांचे का पार्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट जो है वो एक बेसिक चीज़ है। तो ये इस तरह से परमानेंट है कि अगर ये लागू नहीं करती है सरकार या कोई इनको छीनने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड विच मीन्स द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। अब देखिए एब्सोल्यूट ये होते हैं कि इनके ऊपर कुछ नहीं है और इसमें जैसा लिखा है वही होगा, कुछ और एक्सेप्शन है ही नहीं इसमें, लेकिन दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर ये बोला गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा तो भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ आधारों पर भेदभाव भी हो सकता है, स्टेट भेदभाव कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, रिजर्वेशन दिया है, रिजर्वेशन एक तरह का भेदभाव ही है, लेकिन रीज़नेबल है वो।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड है। द राइट्स आर जस्टिशिएबल, दैट मीन्स पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ़ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। तो ये पॉइंट तो सबको पता ही है। फिर उसके बाद है सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड सम आर पॉजिटिव। द राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21। नेशनल इमरजेंसी हम लोगों ने कई बार देखा भी है, तो 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं 20 और 21 जिन्हें इमरजेंसी के टाइम पर भी हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सारे आर्टिकल सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। तो ये तो हो गए फीचर्स फंडामेंटल राइट के। अब देखते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 12 जो आता है सबसे पहले ये डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब क्या है। यूपीएमपी से मतलब है स्टेट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है स्टेट का, या स्टेट है क्या। तो स्टेट क्या है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट कहा जाएगा। इसके अलावा सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा। और इनके अलावा ऑल अदर अथॉरिटीज़, दैट इज़ स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, इन सभी को मिलाकर स्टेट कहा जाता है। अब स्टेट डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि कई सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं ना, जैसे ये बोला गया जिनमें कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट रंग, कास्ट, सेक्स, इन आधारों पर, जेंडर, इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो स्टेट का मतलब क्या है, कौन सा स्टेट नहीं करेगा, इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। ऐसे सभी कानून जो फंडामेंटल राइट को कम करने की कोशिश करेंगे या इससे मेल नहीं खाते होंगे, वो सारे वॉइड होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स पर। जो 6 अधिकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इस अधिकार के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 14 सबसे पहले कौन सा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। कानून के सामने कोई भी जाता है, वो अमीर हो, गरीब हो, किसी की कोई भी कास्ट हो, किसी का कोई भी जेंडर हो, सभी को समान नज़रों से कानून देखेगा। फिर आर्टिकल 15 है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात जब भी आएगी तो सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जब भी रिजर्वेशन की बात आएगी तो फिर वहाँ हम देखते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को अपॉर्चुनिटी समान रूप से नहीं मिल रही है ना। कुछ वर्गों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 किस बारे में? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की मनाही है हमारे संविधान में, हमें ये मौलिक अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स भी थोड़ी सी दी गई हैं इन अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव इस तरह से है कि क्योंकि ये इम्प्लाई करता है द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ। लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है। इसके अलावा एक और टर्म इसमें है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक पॉजिटिव टर्म है। इट सिंपली मीन्स दैट ऑल पर्सन्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस शैल बी गिवन द सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली, और इक्वल लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समझिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अमीर है, गरीब है, सभी बिल्कुल एक ही नज़रों से देखे जाएंगे। स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई गरीब है, वो एक्सेस ही नहीं कर सकता है, जो सुविधाएं मिली हुई हैं सभी लोगों को, वो एक्सेस ही नहीं कर सकता है, लेकिन उसको भी उसी नज़रों से देखा जाएगा। तो यहाँ तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और जो गरीब है उसको ज़रूरत है थोड़ी हेल्प की, सरकार की हेल्प की, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसके हिसाब से जो गरीब है वो पीछे रह जाएगा या वो सुविधाओं का एक्सेस नहीं कर पाएगा। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? ये पॉजिटिव है एक तरह से कि इक्वल लोग जो हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
As per Article 361, the President of India or Governor of States is not answerable to any court of the exercise of their powers or duties, and no civil or criminal proceedings can occur or continue against them in any court during their term of office. अब ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं, लेकिन आर्टिकल 361 दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट के गवर्नर हैं, वो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हैं जब तक वो अपने पद पर हैं। उन पर किसी भी तरह का सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर नहीं हो सकती है, किसी भी तरह का केस उन पर नहीं चलाया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए, ठीक है। और हर एक कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कुछ ना कुछ रहता ही है एक्सेप्शन हमेशा। अब आर्टिकल 15 क्या है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ओनली का मतलब क्या है यहाँ पर है ना, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब ये 4-5 चीज़ें बता दी गई हैं कि इन पर तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा इन चीज़ों पर। इसके अलावा कुछ होता है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड ओनली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों के आधार पर, इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट। आगे क्या बोलता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि चाहे स्टेट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इससे पहला वाला हम देखते हैं, सिर्फ स्टेट के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन आधारों पर, लेकिन 15 क्लॉज 2 में बोला है कि स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या कहता है, ये रिजर्वेशन की बात करता है कि स्टेट को पावर देता है कि वो रिजर्वेशन दे सकता है इन एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स or colleges whether or not aided by the government. State is permitted to make any special provision for women, children, educationally backward classes or for SCs and STs of citizens. ठीक है, तो ये आधार बता दिए कि इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, रिजर्वेशन स्टेट दे सकता है। अब है आर्टिकल 16, इसमें बोला गया है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट और ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। मतलब ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। 16 का क्लॉज 1 और 16 का क्लॉज 2 ये कहते हैं कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब इसमें भी एक्सेप्शन दी गई है, देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और post for any backward class that is not adequately represented in the state services. Also, an incumbent of a religious or denominational institution may belong to the particular religion or denomination. ठीक है, तो एक्सेप्शन है इसमें भी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देख सकते हैं, 1953 में पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, इसे मंडल कमीशन भी कहते हैं, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इनको रिजर्वेशन के आधार पर दिया जाए। फिर 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया रिजर्वेशन ऑफ 27% इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द ओबीसीज। मंडल आयोग की सिफारिश के बाद ही फिर हमें ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, वर्ड अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। कोई भी व्यक्ति जो अनटचेबिलिटी के ऑफेंस में कन्विक्ट पाया जाता है तो उसे इलेक्शन, पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है। इट इंक्लूड प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी शॉप, होटल, public place of worship and place of public entertainment, refusing to admit persons in hospitals, educational institutions or hostels established for public benefit, justifying untouchability on traditional, religious, philosophical or other grounds, insulting a person belonging to scheduled caste on the grounds of untouchability। तो ये सारे आधार दिए गए हैं छुआछूत के लिए। अब आता है आर्टिकल 18, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ये दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी सिटीज़न हो या फॉरेनर हो, उसको कोई भी टाइटल की मनाही है। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीज़न ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि ले सकते हैं, लेकिन
राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद। फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Supreme Court in 1996 upheld the constitutional validity of the national awards भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब ये सारे यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। ये 6 अधिकार 19 के अंदर आते हैं। फिर है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहाँ पर एक एक करके सारे देख लेते हैं। अब आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार हैं, ये मैंने बताया। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। केवल सिटीजन्स के लिए ये अवेलेबल है, अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। क्वालिफाइड इन नेचर, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है 19 के क्लॉज 2 में। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर इन सारे कंडीशन में हम अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा रोक नहीं लगाई जा सकती। और इसी के अंदर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी अधिकार के अंदर दिया गया है। रोमेश थापड़ केस 1950 ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हथियारों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार हम सभी के पास है। और ये अधिकार पब्लिक लैंड पर है ना, पब्लिक कोई जगह है, प्लेस है, वहाँ पर अगर हमें असेंबल होना है तो हम हो सकते हैं, उसके लिए अधिकार है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का प्राइवेट कोई खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर हम असेंबल हो रहे हैं, वो मना कर रहा है तो वो हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे कि देखो हमारे पास अधिकार है और हमें यहाँ पर असेंबल नहीं होने दे रहा है। ये पब्लिक लैंड के लिए है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब वही चीज़ है कि अगर देश की संप्रभुता पर बात आती है तो फिर सारे अधिकार हमसे वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि देश से ऊपर तो नहीं है कोई भी अधिकार। अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई ख़राब कर रहा है तो भी ये अधिकार हमसे छीन लिया जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए पब्लिक लैंड की बात हुई है ना, तो मान लीजिए रोड पर असेंबल हो गए हम लोग, तो क्या होगा, उससे जाम लगेगा, ट्रैफिक हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो वो भी वहाँ से भी हमें हटाया जा सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस अधिकार पर भी है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। संगठन बनाने का अधिकार भी हमारा है। ऑल सिटीजन्स, ये भी सिर्फ सिटीजन का है। All citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 2011 में मेंशन किया गया है 97th अमेंडमेंट के ज़रिए। ठीक है, अब इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं। वही चीज़ है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर हानि पहुंचती है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पर लगाया जा सकता है। हाउएवर द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब जो हम एसोसिएशन बना रहे हैं उसको रिकॉग्निशन मिले सरकार की तरफ से, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देश में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, घूमने के लिए हम जाते हैं ना, गोवा जाते हैं, साउथ के स्टेट्स में जाते हैं, कश्मीर में घूमने जाते हैं, तो कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है 2 ग्राउंड्स पर। पहला है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फिर आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं भी जाने और बसने का अधिकार। ऐसा होता है ना, हम कहीं भी, मान लीजिए कोई यूपी में रह रहा है, लेकिन दिल्ली में कितने लोग हैं जो यूपी से आकर बसे हुए हैं, यहीं पर घर लेकर रहने लगे हैं। आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं दिल्ली में, या फिर यहाँ से कई लोग जाते हैं बेंगलुरु जाते हैं सेटल होने के लिए, मुंबई में जाते हैं, तो कहीं भी जाकर हम बस सकते हैं, ये भी अधिकार है हमारे पास। यहाँ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं 2 आधारों पर। पहला वही है
इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, एंड दूसरा भी वही है, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी ऑर्डर दिया गया है कि सर्टेन एरियाज़ कैन बी बैंड, कुछ एरियाज़ को बैन किया जा सकता है फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सनस, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। इनको बैन किया जा सकता है कुछ एरियाज़ में जाकर बसने के लिए, वहाँ रहने के लिए, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज F, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑफ ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन या फिर व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन उसमें भी ये है कि कोई ऐसा प्रोफेशन ना हो जो कि इमोरल हो, उस पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 20 पर। इसमें क्या कहा गया है, नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार एक ही गुनाह के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। इसमें इंक्वायरी बाय डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आर एक्सेप्शंस, यहाँ भी एक्सेप्शन है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, चाहे ओरल गवाही हो या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। फिर आते हैं आर्टिकल 21 पर। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कानून ने ऐसा नहीं बोला हो तब तक किसी को भी किसी की लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी छीनने का अधिकार नहीं है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल गारंटीड राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 21 के अंदर ही देश में कहीं भी घूमने का अधिकार 19 के अंदर है, लेकिन अब्रॉड कहीं भी जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आता है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। मेनका गांधी केस 1978 में इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी भी हमें दिया गया। राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21A के तहत। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न दिया गया था। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें आर्टिकल 21A को शामिल किया गया और ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया हमारा। और इसके अलावा DPSP में शामिल कर दिया गया कि स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करती गई यहाँ पर, और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है। पनिश अ पर्सन आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, अवेलेबल सेफ गार्ड्स क्या क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड राइट टू बी रिलीज्ड अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटीज़। आर्टिकल 20 में क्या था, जेल जाने के बाद सज़ा के बारे में था कि हम खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेगा कोई, या फिर एक चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। 22 में क्या है, सज़ा से पहले वाले अधिकार हैं, जेल जाने से पहले वाले अधिकार हैं। जैसे कि अगर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है तो पहले रीज़न बताना ज़रूरी है उसका। महिलाओं के लिए भी कुछ चीज़ें हैं ना कि शाम को 7 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए साथ में, ये कुछ चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। अगर वो आगे बोलते हैं तो ठीक है, वरना फिर छोड़ दिया जाएगा, जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 22 के अंदर। आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 और क्लॉज 7 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। डिटेंशन डन इन एंटिसिपेशन, प्रिकॉशनरी इन नेचर, डिटेंशन के नॉट एक्सीड 3 months, मतलब वो निवारक नज़रबंदी हिंदी में इसको बोलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन को कि किसी पर भी अगर शक है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, हाँ उसको नज़रबंद रखा जा सकता है, लेकिन ये नज़रबंदी जो होगी 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर 3 महीने से ज़्यादा रखनी है तो एडवाइज़री बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर एडवाइज़री बोर्ड कहता है कि ठीक है ज़रूरत है 3 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड, तब उस टाइम पर हो सकता है वो। और डिटेंशन के किस आधार पर डिटेंशन किया गया है, नज़रबंद किया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन जानना भी हमारा अधिकार है। हमें पता होना चाहिए कि हमें नज़रबंद क्यों रखा गया है।
ठीक है, निवारक नज़रबंदी के टाइम पर वो 24 घंटे वाला यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, पर इसके लिए भी इन्फॉर्म होना हमारा राइट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 24 बच्चों के बारे में है, चाइल्ड लेबर के बारे में है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ये है 23 और 24, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 23 राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। सामान की तरह होता है ना बेचना, लोग बेचे जाते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मार्केट्स भी होते हैं जहाँ पर सर्वेंट्स को ख़रीदा और बेचा जाता है, तो वो चीज़ें प्रोहिबिट हैं। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, ये सारे प्रोहिबिट किए गए हैं आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में क्या है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। ये बोला गया है ना 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने की मनाही है, माइन में काम करने की मनाही है, और कोई भी हैजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, यहाँ पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है 14 साल से कम बच्चों से। इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, या फिर ऐसा कोई काम जैसे फैमिली कोई बिजनेस है, फैमिली का काम है, उसमें बच्चे अगर हेल्प कर रहे हैं स्कूल के बाद आकर, तो उसमें मनाही नहीं है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये मेंशन किए गए हैं अधिकार। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, और आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब एक एक करके इनको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन। किसी भी धर्म को मानना, उसको फॉलो करना और उसे प्रोपिगेट करना, ये हमारा अधिकार है। लेकिन प्रोपिगेट करने का मतलब ये नहीं है, प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती हम कन्वर्ट करवा रहे हैं अपने रिलीजन में। ठीक है, किसी और को कन्वर्ट करवाने का अधिकार हमें नहीं देता है, सिर्फ प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स 2 एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई हैं। वेयरिंग और कैरिंग ऑफ किरपान्स इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। देखते होंगे कि किरपान को पहनना या फिर कैरी करना, ये फंडामेंटल राइट के तहत उनको अलाउ किया गया है। हिंदूज इंक्लूड सिख, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन को मिला है, नॉन सिटीजन के लिए भी ये राइट मौजूद है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने का अधिकार ये देता है, और ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा ये अपने जो भी मामले हैं सबको खुद मैनेज कर सकता है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा ये अपनी प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर सकता है, जो इसके अफेयर्स हैं उनको भी खुद मेंटेन कर सकता है, और वो जो प्रॉपर्टी होगी लॉ के अकॉर्डिंग उसको खुद एडमिनिस्टर भी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 25 में जो है इंडिविजुअली रिलीजन को फॉलो करने की बात करता है, अधिकार देता है, और आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने का अधिकार प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 27 देखते हैं, प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। अब 27 में क्या है कि स्टेट को बोला गया है कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर किसी एक धर्म को राज्य वरीयता नहीं देगा, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं देगा। टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं बोला है कि बिल्कुल सरकार या राज्य अलग ही रहेगा रिलीजन से। ऐसा बोला गया है कि अगर आपको रिलीजन के लिए कुछ करना है तो सभी के लिए करेंगे, वरना किसी एक को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 28 की बात करते हैं। 28 में बोला गया है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। स्टेट फंड अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जा रहा है, किसी शैक्षिक संस्था में स्टेट फंडिंग कर रहा है या स्टेट किसी भी तरह से उससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाएगी। ये बोला गया 28 में। अब इसमें 4 तरह के शैक्षिक संस्था की बात की गई है। पहला ऐसा है कि जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन कर रहा हो,
तो वहाँ पर तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है कि धार्मिक शिक्षा वहाँ बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन उसे किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के थ्रू, ट्रस्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस पर परमिटेड है कि मतलब मर्जी है उस इंस्टीट्यूशन की वो धार्मिक शिक्षा देना चाहता है या नहीं। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर स्टेट फंडिंग कर रहा है, एड कर रहा है, स्टेट पैसे दे रहा है, वहाँ पर भी परमिटेड है ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस। उनकी खुद की मर्जी है वो धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 में है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। लोगों का ऐसा, नागरिकों का ऐसा समूह जिनकी कुछ अलग लैंग्वेज है, उनके पास अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज को या अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर इन ग्राउंड्स पर किसी भी शैक्षिक संस्था में एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का धर्म कुछ और है, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति की रेस कुछ और है, कास्ट है या फिर लैंग्वेज कुछ अलग है, इसलिए रोका नहीं जाएगा ऐसी किसी भी शैक्षिक संस्था में जहाँ पर स्टेट फंडिंग कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट में तो उनका अपना है, प्राइवेट में तो अब सरकार नहीं रोक सकती, पर स्टेट अगर किसी भी तरह से फंडिंग कर रहा है, एड कर रहा है, तो वहाँ पर रोका नहीं जाएगा किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 30। ऑल माइनॉरिटीज़ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने शैक्षिक संस्थाओं का गठन कर सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द माइनॉरिटी है इसको डिफाइन नहीं किया गया है संविधान में कहीं भी। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 के तहत सिंपली ये अधिकार है कि हमारे अधिकारों का, जितने अभी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उनमें से किसी का भी हनन होता है अगर, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे अधिकारों को लागू किया जाए। और आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। अब इसी अधिकार के, यही जो हमारा अधिकार है, इसी को पूरा करने के लिए कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं। ये रिट्स होती हैं 5 तरह की: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्शियरी। इनको देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग होता है वर्ड का टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ इशू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा हुआ है ना, किडनैप करके रख लिया, छुपा के रख लिया, और मान लीजिए पुलिस, आपने मूवीज़ कुछ देखी होंगी ऐसी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है किसी व्यक्ति को और वो घर वालों से मिलने नहीं दे रहा है, उसको कहाँ रखा हुआ है पुलिस नहीं बता रही है, तो ऐसे में हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। फिर कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट को इशू करता है और उस टाइम पर पुलिस को कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये पब्लिक की बात हो गई। अगर प्राइवेट भी ऐसा मैटर कोई होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी को किडनैप कर लिया है और नहीं बता रहा है वो कहाँ पर है, तब भी ये रिट इशू हो सकती है और वहाँ पर भी कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंडमस की बात करते हैं। इसका मीनिंग है वी कमांड। कमांड कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। किसको इशू करता है? पब्लिक ऑफिशियल्स को, उनसे पूछते हुए कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स की ड्यूटी थी उसे करने से उन्होंने मना क्यों किया है। ये तब होता है जब मान लीजिए हम कुछ काम करवाने के लिए गए हैं किसी पब्लिक ऑफिशियल के पास में और उन्होंने वो काम करने से मना कर दिया। वो काम उन्हीं के अंडर में आता है, उन्हीं को करना है, वो उन्हीं की ड्यूटी है वो करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, जाओ। तब हम कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट मैंडमस रिट जारी करता है और ये पूछता है उस पब्लिक ऑफिशियल से कि हमें आंसर करो कि आपने काम करने से मना क्यों किया है। इस रिट को इशू किया जा सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ये जो रिट है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, पब्लिक फील्ड के लिए, पब्लिक एरिया के लिए है। फिर नेक्स्ट आती है प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन क्या होता है? रोकना, है ना। तो ये कौन इशू करता है? हायर कोर्ट इशू करती है। किसको? लोअर कोर्ट को। तो ये सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही होती है, ठीक है, सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए नहीं है। नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज़। ये चीज़ याद रखिएगा किस पर किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है सर्शियरी।
इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। ये भी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही है। हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के लिए इशू की जाती है टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। मतलब ऐसा है कि केसेस जो भी पेंडिंग पड़े रहते हैं उनको अगर हायर कोर्ट को अपने पास मंगाना है तो वो फिर इस रिट को जारी करते हैं। फिर है को वारंटो, मीनिंग है इसका बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। पब्लिक ऑफिस के लिए इसको भी जारी किया जाता है और ये कोर्ट जारी करती है ये इंक्वायर करने के लिए कि कोई व्यक्ति जो अपने पद पर बैठा हुआ है वो उस पद पर किस अधिकार से बैठा है। ठीक है, टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ पर्सन टू बी पब्लिक ऑफिस प्रिवेंट्स इलीगल usurpation ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन कैन नॉट बी इशूड। मिनिस्टीरियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस के लिए इशू नहीं किया जा सकता इसको। अभी यहाँ पर क्या देखेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो रिट जो है एक चीज़ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करना एक ओरिजिनल जॉरिसडिक्शन है, नॉट एक्सक्लूसिव। लेकिन हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट का ये कंकरेंट एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही हम रिट इशू करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कोई मैटर है उसके लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। अब आर्टिकल, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं 12 से लेकर 35 तक हैं, 32 तक हमने देख लिए हैं, तो 33, 34 और 35 में क्या है ये देख लेते हैं। 33 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज। अब देखिए, नागरिक तो सभी हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज में लगे हुए हैं, वो भी नागरिक हैं, लेकिन उनके अधिकार पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे होता है ना, फौजी हैं या फिर पुलिस पर्सनल हैं, उनकी छुट्टियां कभी भी कैंसिल कर दी जाती हैं। कुछ भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो छुट्टियाँ उनकी कैंसिल हो जाती हैं और भी उनके अधिकार छीने जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है आर्टिकल 33 के तहत, ठीक है। ये लेकिन केवल पार्लियामेंट के पास अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। It allows court martial to be excluded from writ jurisdiction of Supreme Court and High Court। ठीक है, कोर्ट मार्शल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन से उसको अलग किया जाता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है फॉर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मार्शल लॉ कहीं भी लगाया जाता है तो फंडामेंटल राइट्स को उस जगह पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये कहता है आर्टिकल 34। 35 क्या बोलता है, पावर टू मेक लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू बी वेस्टेड विद पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सी चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ भी अगर कानून बनाने हैं तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, ये आर्टिकल 35 कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से और फिर इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, हु सेट द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है ये। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्रिंड इन विच पार्ट, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ आर्टिकल 18, तो टाइटल्स को अबॉलिश करने के लिए जो हमारे पास अधिकार है आर्टिकल 18 में है। विच आर्टिकल पुट्स एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, यह आर्टिकल 14। विच आर्टिकल गारंटीज टू ऑल पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन। वट इज़ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which article empowers the state to make a reservation in admission into educational institution, यह आर्टिकल 15 का क्लॉज 5। Which article is about freedom of press in India, तो प्रेस की फ्रीडम हमें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मिलती है। Which article protects a person's right to travel abroad under Indian constitution, तो अब्रॉड घूमने का अधिकार ये है आर्टिकल 21 में। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में दी गई है। और इसी के साथ फाइनली वीडियो ये हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।